हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू द कंसेप्चुअल जीएस क्लासेस। तो हमारी क्लास 10th साइंस की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसी में हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा बहुत कुछ सिलेबस हो चुका है। ये हमारा पार्ट 4 थे और आज हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा, जिसमें हमारे 3 पॉइंट बचे थे। यानी हमें पढ़ना था ऑक्सीकार्ड तथा अपचयन अभिक्रिया, या फिर हमारा एक था संक्षारण और विकृतिहनता। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीकार्ड या अपचयन अभिक्रिया क्या होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट रहेगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ही समझते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। हमारी डेफिनेशन है वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का जन ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का या तो योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, या उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ही निकल जाए, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकार्ड या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 2Cu+O बराबर में 2Cu। यहाँ देखो ऑक्सीजन था, बाहर में मिलकर Cu के साथ मिल गया, तो क्या ऑक्सीजन का योग होगा। दूसरी अभिक्रिया है SnCl2+Cl2। यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन के त्यागने से क्या हुआ, CCl4 बन गया, मतलब एक साथ आ गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपचयन अभिक्रिया। तो हम उसे समझते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो दूसरा हम समझते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया तो सबसे समझते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। सेम इसी हिसाब से होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। तुम्हारा हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन हाइड्रोजन का योग हो हाइड्रोजन का योग हो, या फिर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, या पदार्थ से पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारी डेफिनेशन है, आपको स्पष्ट रूप से भी दिख रहा होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में पहले क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था, इसमें जस्ट विपरीत है। ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग है, और वहां इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हुए, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। आसान शब्दों में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया CuO+H2। अब जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा Cu और +H2O। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का योग हुआ, क्योंकि यहाँ देखो क्या था, H2 था, यहाँ मिलकर H2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ था, इसके साथ यहाँ पर अलग हो गया। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और हाइड्रोजन का योग हुआ। हालांकि इसकी भौतिक अवस्था को भी लिख सकते हो। जो H2O होता है, ये कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये तुम्हारा L लिक्विड फॉर्म में हो गया। Cu क्या होता है, सॉलिड होता है, कॉपर। और H2 क्या होती है, हमारी गैस होती है। और Cu ऑक्सीकार्ड निकलता है, तो ये भी हमारा सॉलिड। आई होप आपको ये एग्जांपल भी क्लियर होगा। सेकंड एग्जांपल एक और समझ लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा एग्जांपल है, जैसे लिखो सकते हैं CuCl2। CuCl2
प्लस रिएक्शन इसकी पे करा देते हैं हम सी से। चलो तो हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2CuCl, 2CuCl। अब यहाँ पर क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर देखो Cu अलग था, U था यहाँ, तो 2CuCl निकल के आने से क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, 2Cu मिल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर देखो Cu अलग था, अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए ना इसके आखिर में, तो ये हमारा क्या हुआ, 2CuCl2 बन गया। जिससे क्या है, ऊपर में हमें समझ में आ रहा था कि हाइड्रोजन का योग हो रहा है, जिसे हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का योग कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो आई होप आपको दोनों की अपनियां समझ में आई होगा कि ऑक्सीकरण कैसे होती है और अपचयन क्या होता है। बस सरल शब्दों में इतना याद रखना भाई, रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो तो अपचयन होगी, और उपचयन यानी ऑक्सीकरण होगी तो ऑक्सीजन का योग हो जाएगा और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा। आई होप आपको दोनों अपनियां बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे समझते हैं संसार। तो संसार से पहले जो मेन हेडिंग होती है वो हम डालते हैं, मेन हेडिंग हमारी क्या रहेगी, आपको क्लियर दिखा होगा, शायद नहीं दिखा तो देखेंगे। हमारी हेडिंग रहेगी यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रभाव में हमारा फर्स्ट रहेगा संचार। इसमें डेफिनेशन में समझेंगे हम संचार होता है क्या, तो सब सरल शब्दों में इसकी हम डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं। तो जब कोई धातु, लिखते हैं डेफिनेशन, जब कोई धातु अपने आसपास जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है, आती है तब वह संक्षारित होती है, तब वह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण अब समझते हैं दैनिक जीवन के संक्षारण क्या होता है। जैसे हम सपोज करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में भी हम आगे देखते हैं, तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन पूरी तरीके दिख रही है कि संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण की डेफिनेशन क्या होती है। तब आगे हम समझते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है, समझते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, या दूसरा समझ लेते हैं चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। ये दो एग्जाम्पल हैं। जैसे लोहा होता है, अगर लोहे को कहीं खुला जब हम लोहे को कहीं खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, नमी जब उसमें लगती है तो उसमें जंग लग जाती है। आप सब लोग को पता है लोहे में जब नमी मिल जाती है तो जंग पकड़ता है, या फिर कोई अम्लीय चीज उससे संपर्क में आ जाती है तो वह जंग लगता है। या फिर जब चांदी होता है वह नमी या अम्ल के साथ में आती है तो चांदी के आसपास हल्की हल्की काली परत उस पर चढ़ जाती है। तो दैनिक जीवन में ये इसके प्रभाव है। सेकंड जो हम समझते हैं, तो सेकंड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विकृत गंध। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विकृत घनता जो सेकंड है, विकृत घनता।
विकृत गंधता। समझते हैं कि विकृत गंधता क्या होता है, तो डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, जब तेल तथा पत्ता जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाती है तथा इनकी गंध तथा स्वाद में तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाती है, तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। यह घटना ही विकृत गंधता कहलाती है, घटना ही विकृत गंधता कहलाती है, विकृत गंधता कहलाती है। तो सीधी सी बात समझते हैं विकृत गंधता क्या होती है, कि जब कोई पदार्थ होता है या मतलब कोई तेल या वसा से बनी हुई चीज होती है, तो जब उसमें क्या होता है उपचयन हो जाता है उसका, तो उसमें क्या होता है उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है या फिर उसमें गंध आने लगती है, तो यह प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है। और ये प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं, विगंधित पदार्थ कहलाता है। और जो प्रक्रिया होती है विकृत गंधता, जैसे हमारा खाना ही सपोज करिए, जब हमारा खाना बनाया जाता है, तेल से बना हुआ खाना, जब कुछ समय बाद क्या होता है खाना खराब हो जाता है, तो उसमें क्या आता है स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, और उसमें उसी के साथ साथ क्या होता है उसके गंध भी, उसमें गंद भी आने लगती है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आगे हम समझते हैं कि विकृत गंधता को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, यानी विकृत गंधता को कैसे बचाया जा सकता है। पदार्थ जो तुम्हारा खाना मतलब वसा या तेल से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें खराब होने से कैसे रोका जा सकता है। तो उससे कुछ उपाय, जिसमें से हम फर्स्ट को समझते हैं, खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। पात्रों में रखना चाहिए। जो हमारा खाना तेल से बना हुआ जो खाना होता है उसे क्या करना चाहिए कि वायुरोधी पात्र मतलब ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिससे उसमें वायु ना लगे। सेकंड पॉइंट समझते हैं हम अपना। इसमें क्या है कि ताप पर पके हुए खाने को प्रशीतन करना चाहिए। ताप पर पके हुए खाने को प्रशीतन करना चाहिए। मतलब जो हम खाना बनाते हैं उसका प्रशीतन करना चाहिए, यानी खाना कहीं जब रखते हैं तो जब तक खाना ठंडा ना हो जाए तब तक उसे नहीं रखना चाहिए वायुरोधी पात्रों में। तो खाना को ठंडा करने के बाद ही सुरक्षित रखना चाहिए। एक पॉइंट और हम थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं रोकने के क्या उपाय। जो आलू के चिप्स वगैरह होते हैं आज की जो पैकिंग की जाती है उसमें ऑक्सीजन को हटा करके उसके स्थान पर क्या कर देना चाहिए, नाइट्रोजन गैस भर देनी चाहिए। खाद्य पदार्थ जैसे
आलू चिप्स इत्यादि की पैकिंग इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरनी चाहिए। क्या है, खाद्य पदार्थ जैसे आलू की चिप्स वगैरह जो पैकिंग की जाती है, उन पैकेटों में क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन गैस निकाल के नाइट्रोजन गैस भर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है लंबे समय तक हमारे आलू चिप्स वगैरह सुरक्षित रहते हैं। तो आप लोगों ने मार्केट में भी देखा होगा, जो आलू के चिप्स के पैकेट आते हैं उनमें ऑक्सीजन गैस निकाल करके नाइट्रोजन गैस भरती जाती है, जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित और सेफ रह सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब हमारे फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा जो हमने पढ़ाना हो। स्टार्टिंग हमने समीकरण की थी, समीकरण को पूरा पढ़ा, संयोजन संतुलन वगैरह लिखनी विधि वगैरह सब कुछ। उसके बाद क्रियाओं के प्रकार को पढ़ा, फिर क्रियाओं को बिल्कुल खत्म कर लिया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रीवाइज करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो हमारी वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और कुछ और प्रैक्टिस भी कर लेंगे इसके साथ साथ। लेकिन आज हमारा जो पढ़ने का चीज था वो बिल्कुल खत्म हो गया, बस अब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। तो आई होप मेरी तरफ से अगर कंफर्म आपने भी अच्छे से समझा होगा तो आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में करके जरूर पूछ सकते हो। हालांकि मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूँ, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो इनके जवाब देकर जरूर जाइएगा। मैं आपको कुछ स्टार्टिंग जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने कुछ परिवर्तन आपको पढ़ाए थे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनकी आपको कमेंट करके बताना है। जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। ठीक, सेकंड हो जाएगा हमारा भोजन का पकना। आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में कौन से परिवर्तन है। तो आई होप आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ, जिसमें हम समझेंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड की एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको करेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।